यह स्टोरी एक ऐसे लड़के की जिसका बर्थ एक पुअर फैमिली में हुआ था, लेकिन उसने अपने दम पर न सिर्फ अमेरिका का बल्कि वर्ल्ड का फर्स्ट बिलियनियर बन गया। लेकिन उसके बिलियनियर बनने की जर्नी आसान नहीं रही। उसको बहुत सारे चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज फेस करना पड़ा। उसके फैमिली सिचुएशंस की वजह से उसे टीन एज में ही जॉब करना पड़ा। और जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो मार्केट में ऐसा मोनोपोली क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से उसकी कंपनी के सामने कोई भी कॉम्पिटिटर टिक नहीं पाया। यूएस प्रेसिडेंट उसके एम्पायर को एंड करना चाहते थे, लेकिन क्या यूएस प्रेसिडेंट उसके एम्पायर को एंड कर पाए या नहीं, वो जानने के लिए पहले आपको इस लड़के की जर्नी स्टार्टिंग से समझनी पड़ेगी। सो चलिए इसकी जर्नी स्टार्टिंग से देखते हैं। रिच फोर्ड के लोग मेनली फार्मिंग वर्क से अपनी जिंदगी चलाते थे। इन्हीं फार्मर्स में से एक फैमिली थी विलियम आवेरी रोकेफेलर एंड एलिजा डेविसन की फैमिली। विलियम एंड एलिजा की एक डॉटर थी लूसी, और लूसी के बाद 8 जुलाई 1839 को जॉन डी रोकेफेलर का जन्म हुआ। जॉन के बाद उनके 4 और सिबलिंग्स थे, विलियम जूनियर, मैरी और ट्विन फ्रैंकलिन एंड फ्रांसिस। जॉन की फैमिली सिचुएशन कुछ खास नहीं थी। उनको एक टूटे हुए पुराने घर में रहना पड़ता था। पहनने के लिए फटे पुराने ड्रेसेस हुआ करते थे। आप ऐसा समझ सकते कि वो पॉवर्टी में अपना जिंदगी बिताते थे। उनकी इस सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि जॉन के फादर मिडनाइट्स में घर छोड़कर दूसरे टाउन से चले जाते थे। दूसरे टाउन जाने के बाद वो अपना नेम विलियम आवेरी रोकेफेलर से चेंज करके डॉक्टर विलियम लिविंगस्टन रख लेते थे, और डॉक्टर विलियम के नाम से टाउन टू टाउन ट्रैवल करते थे बीमार और जरूरतमंद लोगों को स्नेक ऑयल और रेमेडीज सेल करने के लिए। इसके साथ साथ वो एक कॉन आर्टिस्ट का भी काम करते थे जो लोगों को ठग करके पैसे कमाते थे। विलियम के इन वर्क्स की वजह से वो मल्टीपल वीक्स और कभी कभी मंथ्स तक घर पर नहीं आते थे। जॉन के फादर के घर पर अवेलेबल ना होने की वजह से जॉन की मदर एलिजा को जॉन और उनके सिबलिंग्स को संभालने के साथ साथ हाउस होल्ड वर्क और फार्मिंग वर्क भी अकेले ही करना पड़ता था। जॉन की मदर के लिए इतने सारे काम को एक साथ करना बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था। जॉन जब 10 इयर्स के हुए तो स्कूल जाने के साथ साथ अपने मदर की फार्मिंग वर्क्स में भी हेल्प करने लगे। जॉन अपने घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देख वो अपने फैमिली के फाइनेंसेस में भी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन जो कि वो 10 इयर्स के थे तो उनके पास कोई आइडिया नहीं था फैमिली के फाइनेंसेस में हेल्प करने के लिए। बहुत सारी चीज सोचने के बाद उन्होंने पोटैटोस एंड कैंडीज बेचना स्टार्ट कर दिया। जॉन का माइंड बचपन से ही बिजनेस माइंड था। उन्हें हर एक चीज में बिजनेस ही दिखता था। एक दिन जब वो स्कूल से रिटर्न आ रहे थे तो उनके स्कूल के रास्ते में एक छोटा सा फॉरेस्ट पड़ता था जहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड बर्ड्स रहते थे। स्कूल से रिटर्न आते टाइम उन्होंने फॉरेस्ट के पास एक टर्की को उसके एग्स के साथ देखा। जॉन चुपके से उस टर्की के एग्स को उठाकर अपने घर पर ले आए और घर पर लाने के बाद उसको ग्रास पर रख दिए। कुछ दिनों के बाद जब उन एग्स में से बच्चे निकले जिन्हें पाउल्स बोलते हैं, जो ने इन पाउल्स में से कुछ पाउल्स को बेच दिया और कुछ पाउल्स को अपने पास ही रखा और उनको ग्रो किया। जब ये पाउल्स ग्रो होकर मैच्योर टर्कीज बन गए, इन टर्कीज से एग्स मिलने का वेट करने लगे। एग्स मिलने के बाद वही पहले वाला सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं। जॉन के ये वर्क्स भले ही छोटे थे लेकिन वो इतना मनी अर्न कर लेते थे जिससे उनकी फैमिली की जरूरतें पूरी हो जाती थी। प्लस वो 12 ईयर की एज तक $50 सेव कर लिए थे। इस सेव किए हुए मनी को वो काम पर लगाना चाहते थे, इसलिए वो अपने नेबर फार्मर्स को इंटरेस्ट पर स्मॉल लोन प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए। जॉन की इन वर्क्स की वजह से उनकी फैमिली की कंडीशन पहले से बेटर होने लगी थी। लेकिन एक तरफ जहाँ जॉन अपने फैमिली के लिए इतने सारे एफर्ट्स कर रहे थे, वहीं दूसरी साइड जॉन के फादर विलियम पर एक यंग लेडी का रेप करने का आरोप लगता है। वैसे कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ था, तब भी जॉन एंड उनके फैमिली को पब्लिक से हेट एंड बॉयकॉट फेस करना पड़ रहा था। इस वजह से मजबूरी में उन्हें रिचफोर्ड छोड़कर जाना पड़ा। 1853 में जॉन की फैमिली न्यूयॉर्क के रिचफोर्ड को छोड़कर अमेरिका के दूसरे स्टेट ओहायो के क्लीवलैंड में शिफ्ट हो गए। क्लीवलैंड शिफ्ट होने के बाद जॉन एक सेंट्रल हाई स्कूल में एडमिशन करा लिया स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए, और जॉन के फादर भी अपना स्नेक ऑयल एंड रेमेडीज सेल करने के बाद फिर से स्टार्ट कर दिए। आपको लग रहा होगा क्लीवलैंड में शिफ्ट होने के बाद जॉन एंड उनकी फैमिली की लाइफ नॉर्मल हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। क्लीवलैंड शिफ्ट होने के 2 साल बाद ही 1855 में जॉन के फादर विलियम ने अमेरिका से दूर कनाडा में मार्गरेट एल एलन नाम की एक वुमन से दूसरी शादी कर ली। विलियम ने अपनी शादी का राज अपने पूरे लाइफ में कभी भी जॉन की मदर एलिजा को नहीं बताया, और ना ही मार्गरेट से शादी करने से पहले उन्हें अपनी फर्स्ट वाइफ और किड्स के बारे में बताया था।
विलियम मार्गरेट से मैरिज करने के बाद अपना मोस्ट ऑफ टाइम उनके साथ कनाडा में स्पेंड करने लगे थे, जो उनके घर पर क्लीवलैंड में ऑलमोस्ट ना के बराबर आते थे। जो उनके फादर के घर पर ना होने की वजह से फैमिली के लिए अर्निंग करने की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉन पर आ गई। जॉन इस टाइम तक हाई स्कूल के फाइनल ईयर में पहुंच गए थे और 2 महीने बाद उनके हाई स्कूल के फाइनल का एग्जाम होना था। लेकिन सडनली फैमिली के लिए अर्निंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद जॉन ने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया और जॉब सर्च करने लगे। पर जॉन के पास कोई भी क्वालिफिकेशन या स्किल ना होने की वजह से उन्हें कोई भी जॉब नहीं दे रहा था और बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर क्लीवलैंड में इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा था, जिस वजह से ऑलमोस्ट सारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को लॉस फेस करना पड़ रहा था। ऐसे टाइम पर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही बैड आइडिया था। जो उन्हें समझ गए थे कि अगर उनको जॉब करना है तो पहले उन्हें कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने क्लीवलैंड में फोल्सम्स कॉमर्शियल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर उन्होंने 10 वीक्स का बुक कीपिंग का कोर्स किया। बुक कीपिंग का कोर्स करने के बाद जॉन ने सारे बैंक्स, रेलरोड कंपनीज एंड होलसेल मर्चेंट्स के यहाँ बुक कीपिंग का जॉब सर्च करने लगे। लेकिन इस बार भी उनको कोई जॉब नहीं दे रहा था, इसलिए नहीं कि जॉन के पास कोई भी स्किल नहीं थी। इस बार जॉन के पास बुक कीपिंग की स्किल थी, लेकिन वो अभी तक 16 ईयर के थे। करीब 6 वीक्स तक पूरे क्लीवलैंड में जॉब सर्च करने के बाद फाइनली उनको एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाली फर्म हेविट एंड टटल में 26 सितंबर 1855 को असिस्टेंट बुक कीपर का जॉब मिल गया। स्टार्टिंग में जॉन को कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखने का वक्त दिया जाता था। फिर जैसे जैसे वो कंपनी में एक्सपीरियंस्ड होते गए, वैसे वैसे उनके वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती गई। उनको कंपनी के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बाय एंड सेल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाने लगा, जिसमें उन्हें मर्चेंट से प्राइसेस नेगोशिएट करना पड़ता था, ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना पड़ता था और ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप के कैप्टन एंड बैरेज कनाल के ओनर से नेगोशिएट करना पड़ता था। और ये भी इंश्योर करना पड़ता था कि सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइम पर होना चाहिए। जॉन को जो भी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा था उसको पूरी डेडिकेशन से करते थे और कंपनी के लिए बेस्ट रिजल्ट लेकर आते थे। उनका वर्किंग आवर खत्म होने के बाद भी वो ऑफिस में टाइम स्पेंड करते थे नए नए चीजों को सीखने के लिए। स्टार्टिंग के 3 मंथ में उनको $31 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया गया, लेकिन 3 मंथ्स के बाद उनकी सैलरी $31 पर मंथ से बढ़ाकर $50 पर मंथ कर दिया गया। हेविट एंड टटल में अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स तक जॉब करने के बाद वहां से क्विट कर दिए और 1 मार्च 1859 को करीब 20 इयर्स की एज में जॉन ने मॉरिस क्लार्क एंड जॉर्ज डब्ल्यू गार्डनर के साथ मिलकर क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी स्टार्ट किया। इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जॉन ने $2000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। जॉन की ये कंपनी ग्रेन्स, मीट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाय एंड सेल करने का बिजनेस करती थी। क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी ने फर्स्ट ईयर में ही $450,000 के रेवेन्यू के साथ 4,400 का प्रॉफिट जनरेट किया और इसके नेक्स्ट ईयर 1861 में लास्ट ईयर से करीब 4x ज्यादा $17,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। इसी पीरियड में अमेरिका के अंदर अमेरिका के नॉर्थर्न स्टेट्स एंड साउथर्न स्टेट्स के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया, जिसे 1861 के अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। वैसे अमेरिकन सिविल वॉर होने के कई कारण थे, लेकिन स्लेवरी वन ऑफ द बिगेस्ट कारण था। दरअसल इंडिया के जैसे ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को भी 17th सेंचुरी में कॉलोनाइज किया था। इस कॉलोनाइजेशन पीरियड में ब्रिटिशर्स अफ्रीकन कंट्रीज से पुअर लेबर्स को अमेरिका में लेकर आते थे, जिन्हें वो स्लेव्स बोला करते थे। अमेरिका में लाने के बाद इन स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स को बेच दिया जाता था, जैसे कि कोई सामान खरीदा और बेचा जाता है। प्लांटेशन ओनर्स इन स्लेव्स लोगों को टोबैको एंड कॉटन फार्मिंग के वर्क के लिए खरीदते थे। जो भी उन स्लेव लोगों को खरीदता था उनको ह्यूमन के जैसे ट्रीट ही नहीं किया जाता था, उनसे फोर्सफुली वर्क कराते थे, उनके फैमिली से उनको अलग कर देते थे, उनको फिजिकली अब्यूज किया जाता था और इतने नहीं, उनको जीने के लिए बहुत कम फ्रीडम दिया जाता था। समहाउ 1776 में अमेरिका के अंदर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन पीरियड का एंड हो गया, लेकिन अमेरिका से ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी अमेरिका में स्लेवरी बंद नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने जो अफ्रीकन को अमेरिका में लेकर आए थे वो मोस्टली अमेरिका के नॉर्थर्न स्टेट्स में रहते थे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद साउथर्न स्टेट्स के प्लांटेशन ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स तब भी स्लेव्स को नॉर्थर्न स्टेट्स से खरीदा करते थे। नॉर्थर्न स्टेट्स के लोग चाहते थे स्लेवरी बंद होना चाहिए और वहीं साउथर्न स्टेट्स के लोग चाहते थे स्लेवरी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साउथर्न स्टेट की इकोनॉमी फार्मिंग पर डिपेंडेंट थी। वो इन स्लेव्स को फार्मिंग के वर्क के लिए खरीदते थे। इस वजह से नॉर्थर्न स्टेट्स की आर्मी द यूनियन एंड साउथर्न स्टेट्स की आर्मी द कॉन्फेडरेसी के बीच में अमेरिका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई थी। द यूनियन आर्मी ने भी एक लार्ज क्वांटिटी में फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया था। जॉन एंड क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी ऑलरेडी फूड रिलेटेड बिजनेस में थी और फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने की वजह से क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी ने अंधाधुंध प्रॉफिट कमाया।
अमेरिकन सिविल वॉर में जॉन भी द यूनियन के साइड से ज्वाइन होना चाहते थे, लेकिन जॉन की फैमिली में जॉन ही अर्निंग कर रहे थे और क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी मेजरली जॉन पर ही डिपेंडेंट थी। अगर वो वॉर में चले जाते तो उनकी फैमिली के लिए मनी आना बंद हो जाता और उनका बिजनेस भी बंद हो सकता था। इस वजह से जॉन खुद तो नहीं गए, लेकिन वो एक सब्स्टिट्यूट को $300 पे करके उसको द यूनियन के साइड से वॉर में भेजा और जॉन के ब्रदर फ्रैंक भी द यूनियन को ज्वाइन कर लिए। सिविल वॉर स्टार्ट होने के 2 साल पहले ही अमेरिका के पेंसिल्वेनिया रीजन में फार्मर्स को फील्ड में प्लॉविंग करते हुए क्रूड ऑयल मिलता था, लेकिन उस टाइम तक उन फार्मर्स को नहीं पता था इसका करना क्या है। कुछ लोग तो इग्नोर करते थे और कुछ लोग बॉटल्स में भरकर रख लेते थे, ये सोचकर कि ये किसी मेडिसिन के काम आएगा। धीरे धीरे क्रूड ऑयल मिलने के बाद पूरे पेंसिल्वेनिया में फैलने लगी। जब ये बात एक ऑयल एक्सप्लोरर एंड एक्सट्रैक्शन कंपनी सेनेका ऑयल कंपनी ने सुना, उसने एडविन ड्रग को जहां पर ऑयल मिला था उस रीजन में भेजा, जो कि पेंसिल्वेनिया के टाइटल्सविले में था। एडविन जब टाइटल्सविले आए तो साथ में एक वुडन से बना हुआ टूल लेकर आए थे जिसे ऑयल डेरिक बोलते हैं। ऑयल डेरिक की हेल्प से एडविन ने फील्ड में 70 to 75 फीट तक ड्रिल किया और आसानी से उनको एक लार्ज अमाउंट में क्रूड ऑयल मिल गया। एडविन को लार्ज अमाउंट में क्रूड ऑयल तो मिल गया था, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता था इस क्रूड ऑयल का यूज कहाँ करना है। क्रूड ऑयल पर डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च करने के बाद लोगों ने फाइंड आउट किया कि क्रूड ऑयल में आग लगाने के बाद वो जलता था, इसलिए लोगों ने अपने घरों में यूज होने वाले लैंप में क्रूड ऑयल भरकर जलाने लगे। इस लैंप को इंडिया में हम लालटेन के नाम से जानते हैं। क्रूड ऑयल की डिस्कवरी से पहले लोग लालटेन में व्हेल फिश के फैट से ऑयल निकाल कर जलाते थे। व्हेल फिश के कंपैरिजन में क्रूड ऑयल चीप पड़ रहा था, इसलिए क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। क्रूड ऑयल को जमीन से निकालना बहुत ही आसान था, जैसे जमीन से पानी निकाला जाता है इसी की तरह क्रूड ऑयल का बिजनेस कोई भी सेटअप कर सकता था, कुछ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करके। क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन का बिजनेस सेटअप करना इतना आसान होने की वजह से बहुत सारे लोग ऑयल एक्सट्रैक्शन का बिजनेस सेटअप करके थोड़े टाइम के अंदर रिच बन जा रहे थे। जॉन ऑयल इंडस्ट्री में चले इस रिच मेकिंग अपॉर्चुनिटी को बहुत क्लोजली देख रहे थे। वो भी अब ऑयल इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के तरीके ढूंढने लगे थे। इसी पीरियड में सैमुअल एंड्रयूज नाम के एक केमिस्ट भी ऑयल इंडस्ट्री में कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कंपनी स्टार्ट करने के लिए एंड्रयूज के पास रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं था, इसलिए एंड्रयूज इन्वेस्टर्स ढूंढने लगे थे। इसी सर्च में एंड्रयूज जॉन एंड क्लार्क से मिले। एंड्रयूज के पास बाकी अदर कॉम्पिटिटर से बेटर आइडिया था। जहां बाकी कॉम्पिटिटर जमीन से क्रूड ऑयल निकाल कर बेच रहे थे, वहीं एंड्रयूज ने क्रूड ऑयल से केरोसिन बनाने का प्रोसेस फाइंड आउट कर लिया था। एंड्रयूज ने जॉन एंड क्लार्क को बताया कि अगर क्रूड ऑयल में सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसको बॉईल करेंगे तो वो केरोसिन बन जाएगा। क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में केरोसिन ज्यादा उजाला देता था और ज्यादा देर तक भी जलता था। एंड्रयूज के इस डिस्कवरी से पहले केरोसिन कोल से प्रोड्यूस किया जाता था। जॉन एंड क्लार्क को एंड्रयूज का ये आइडिया पसंद आया, इसलिए जॉन एंड क्लार्क ने मिलकर एंड्रयूज के कंपनी में $4,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिए और एंड्रयूज के कंपनी में बिना किसी इंटरफेरेंस के इनको इंडिपेंडेंटली उनका कंपनी मैनेज करने दिए। एंड्रयूज अपनी कंपनी इंडिपेंडेंटली अकेले ही चला रहे थे और जॉन एंड क्लार्क भी अपनी खुद की कंपनी क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी की बिजनेस पर फोकस करने लगे थे। एंड्रयूज के कंपनी में इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद दोनों कंपनी, एंड्रयूज की कंपनी और क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी का प्रॉफिट देखा गया तो उसमें एंड्रयूज की कंपनी में करे हुए $4,000 ने जॉन एंड क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दिया था। जॉन एंड क्लार्क ने ऑयल इंडस्ट्री से इतना सारा प्रॉफिट मिलने के बाद क्लार्क एंड रॉकेफेलर कंपनी को बंद करके ऑयल इंडस्ट्री में कंपनी स्टार्ट करने का डिसाइड किया। पहले तो ये दोनों ऑयल एक्सट्रैक्शन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन ऑयल एक्सट्रैक्शन बिजनेस में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। दरअसल जब कहीं भी क्रूड ऑयल मिलता था तो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन वाले सारे कंपनीज वहां पर चले जाते थे और जब सारे कंपनी एक साथ मिलकर जमीन से ऑयल निकालने लगते थे तो कुछ ही दिनों के अंदर क्रूड ऑयल खत्म हो जाता था। जॉन एंड क्लार्क स्टार्टिंग में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए ये दोनों ने 1863 में एंड्रयूज की ऑयल रिफाइनरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। मॉरिस क्लार्क ने अपने 2 और ब्रदर्स को भी बुला लिया इस कंपनी में। क्लार्क ब्रदर्स के ज्वाइन होने के बाद कंपनी को रीब्रांड किया गया और इसे एंड्रयूज क्लार्क एंड कंपनी बना दिया गया। जॉन ऑयल रिफाइनिंग के सारे प्रोसेस को क्लोजली समझने लगे थे, इसलिए जॉन ने नोटिस किया कि क्रूड ऑयल से रिफाइन करके केरोसिन बनाने के प्रोसेस में 100% क्रूड ऑयल का ओनली 60% ही केरोसिन बनता था और रेस्ट 40% जॉन की कंपनी के साथ साथ इंडस्ट्री के सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी रिवर में डंप कर देते थे। जॉन को 40% वेस्ट रिवर में डंप करना ठीक नहीं लग रहा था, वो इस 40% वेस्ट को भी यूज करना चाहते थे, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं था इसको किस फॉर्म में यूज करें। ये फाइंड आउट करने के लिए जॉन ने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को हायर किया। जॉन की R&D टीम ने कुछ वीक्स तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद 40% वेस्ट से ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोलियम जेली, गैसोलीन, पैराफिन वैक्स जैसे मल्टीपल यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने का फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया।
इस डिस्कवरी के बाद से उनकी कंपनी 40% वेस्ट से भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल करने लगे थे, जिसकी वजह से सेम क्रूड ऑयल से ऑयल रिफाइन करके वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। ऑयल इंडस्ट्री में एंट्री के एक साल बाद 1864 में जॉन ने लॉरा सेलेस्टिया स्पेलमैन नाम की एक वुमन से शादी कर ली है। एक तरफ जहां जॉन अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी साइड ऑयल इंडस्ट्री में ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा था। दरअसल जब क्रूड ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में मिलता था, तब मार्केट में ज्यादा क्रूड ऑयल होने की वजह से क्रूड ऑयल का कॉस्ट कम हो जाता था। क्रूड ऑयल का कॉस्ट कम होने से रिफाइनरी कंपनीज को भी केरोसिन का कॉस्ट कम करना पड़ता था। जब केरोसिन का कॉस्ट कम हो जाता था तो रिफाइनरी कंपनी ना के बराबर प्रॉफिट कमाते थे, और जब क्रूड ऑयल लेस क्वांटिटी में मिलता था तब क्रूड ऑयल का कॉस्ट बढ़ जाता था, और क्रूड ऑयल का कॉस्ट बढ़ने से केरोसिन का भी कॉस्ट बढ़ता था। इस सिचुएशन में रिफाइनरी कंपनीज को प्रॉफिट तो होता था, लेकिन कुछ दिनों के अंदर सारा क्रूड ऑयल खत्म हो जाता था। क्रूड ऑयल खत्म होने के बाद रिफाइनरी कंपनीज को कुछ भी ऑयल नहीं मिलता था रिफाइन करके बेचने के लिए। इस सिचुएशन में एक रिफाइनरी कंपनी का ओनर होना बहुत ही टफ था, इसलिए वो लोगों ने एंड्रयूज क्लार्क एंड कंपनी से निकलने का डिसाइड किया। इस डिसीजन के बाद से वो कंपनी में जितना भी शेयर होल्ड करते थे उसको बेचने के लिए 1865 में ऑक्शन किया। इस ऑक्शन में जॉन ने क्लार्क ब्रदर्स के सारे शेयर $72,500 पे करके खरीद लिया। क्लार्क ब्रदर्स का शेयर खरीदने के बाद जॉन कंपनी के बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए थे, लेकिन क्लार्क ब्रदर्स के जाने के बाद जॉन के लिए अकेले कंपनी को ऑपरेट करना बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा था। जॉन को एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी जो इस ऑयल रिफाइनरी बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प कर सके। जॉन ऐसे पार्टनर की सर्च करने लगे। ऐसे में उन्हें हेनरी फ्लेगलर की याद आई। जॉन जब हेविट एंड टटल में जॉब करते थे, उस समय पर फ्लेगलर एक ग्रेन मर्चेंट हुआ करते थे। फ्लेगलर जॉन के जैसे एम्बिशियस, क्लेवर और एक बड़ी कंपनी बनाने का डिजायर रखते थे, इसलिए जॉन ने 1867 में फ्लेगलर के साथ पार्टनरशिप किया और फ्लेगलर को कंपनी में बुला लिया। फ्लेगलर की कंपनी ज्वाइन करने के बाद से जॉन एंड फ्लेगलर ने मिलकर कंपनी को रीशेप करने का डिसाइड किया। कंपनी को रीशेप करने के लिए पहले ये लोगों ने कंपनी के रिफाइनरीज को पहले से ज्यादा लार्ज एंड बेटर क्वालिटी में बिल्ड किया। ऑयल्स को एक जगह से दूसरी जगह बैरल्स में भरकर ट्रांसफर किया जाता था। जॉन की कंपनी ये बैरल्स को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से खरीदा करते थे। उस टाइम पर एक बैरल्स का कॉस्ट $3 पड़ता था। जॉन एंड फ्लेगलर ने डिसाइड किया कि वो बैरल को खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे। बैरल्स बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी लकड़ी। उस टाइम पर बैरल्स बनाने के लिए स्पेशल टाइप की लकड़ी यूज किया जाता था जो व्हाइट ओक के प्लांट से आता था। इसलिए जॉन ने पहले लार्ज क्वांटिटी में व्हाइट ओक प्लांट को खरीद लिया, और व्हाइट ओक प्लांट खरीदने के बाद बैरल्स बनाने वाली फैक्ट्री को भी खरीद लिया। फैक्ट्री खरीदने के बाद खुद से बैरल्स बनाने का काम स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो उन्हें एक बैरल्स का कॉस्ट $3 पड़ रहा था, अब उसका हाफ ओनली $1.50 ही पड़ रहा था। बैरल्स खुद से बनाने के बाद जॉन एंड फ्लेगलर का फोकस क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग प्रोसेस पर गया। जॉन ने नोटिस किया कि रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज होने वाले सल्फ्यूरिक एसिड भी थर्ड पार्टी से खरीदा जा रहा है, इसलिए जॉन एंड फ्लेगलर ने खुद का सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर लिए। सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर दिए थे, लेकिन अभी भी इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता था। एक सिटी से दूसरे सिटी ऑयल ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लेकिन सिटी के अंदर और ट्रेन के पास तक ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए वैगन्स और टैंक कार्स का यूज होता था। इसलिए केरोसिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुद के हॉर्सेस से चलने वाले वैगन्स, टैंक कार्स और वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के लिए खुद के बोट्स भी खरीद लिए। इतना सारा फैक्टर्स इंप्रूव करने के बाद भी जॉन एंड फ्लेगलर की कंपनी के पास अभी तक बहुत छोटी स्टोरेज फैसिलिटी थी, जहां पर वेरी लेस क्वांटिटी में ऑयल स्टोर करके रख सकते थे। इसलिए जॉन ने रिफाइनरी के पास मल्टीपल लार्ज टैंक्स बिल्ड किए, जिसमें क्रूड ऑयल के साथ साथ रिफाइन किए हुए केरोसिन को भी स्टोर करके रख सकते थे। बिजनेस लैंग्वेज में इस टाइप की स्ट्रेटेजी को वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है जिसमें कंपनी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट स्टेजेस को खुद से कंट्रोल करती है, बिना किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड हुए। कंपनी के इतने सारे फैक्टर्स को इम्प्रूव करने के बाद जॉन एंड फ्लेगलर ने मिलकर 1870 में कंपनी का नेम रीब्रांड करके स्टैंडर्ड ऑयल रख दिया। जैसा कि आपको बताया था कि ऑयल एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल्स का यूज होता है। उस टाइम पर अमेरिका के अंदर 3 बड़े रेल रोड्स हुआ करते थे, एरी रेल रोड, न्यूयॉर्क रेल रोड और सबसे बड़ी रेल रोड कंपनी पेंसिल्वेनिया रेल रोड। पेंसिल्वेनिया रेल रोड के हेड थे थॉमस स्कॉट और जॉन डी रॉकफेलर चाहते थे कि सारे बड़े रिफाइनरी कंपनी और सारे बड़े रेल रोड कंपनी आपस में कुछ डील्स करना चाहिए, जिससे दोनों इंडस्ट्री के बड़े कंपनीज को कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए। इसलिए 1871 में क्लीवलैंड के सारे बड़े ऑयल रिफाइनरी कंपनीज और बड़े रेल रोड कंपनीज ने, जैसे कि एरी रेल रोड, न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड एंड पेंसिल्वेनिया रेल रोड ने मिलकर साउथ इम्प्रूवमेंट कंपनी को एस्टैब्लिश किया।
साउथ इम्प्रूवमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी से SIC के मेंबर्स थे, उनको एक बैरल ऑयल क्लीवलैंड से न्यूयॉर्क शिप करने के लिए ओनली $1.06 ही पे करना पड़ता था। लेकिन जो ऑयल रिफाइनरी कंपनी SIC के मेंबर्स नहीं थे, उनको एक बैरल ऑयल क्लीवलैंड से न्यूयॉर्क शिप करने के लिए $2.56 पे करना पड़ता था। इसके साथ साथ SIC के अंदर जितने भी रेल रोड कंपनी थे, उनको $1.06 पर बैरल एक्स्ट्रा रिबेट पे करना पड़ता था SIC को, जब वो नॉन SIC रिफाइनरी कंपनीज को ऑयल शिप करते थे। बाद में इस कलेक्ट हुए रिबेट को SIC के ऑयल रिफाइनरी कंपनी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। रेल रोड कंपनी रिबेट तो पे करते ही थे, इसके साथ साथ वो नॉन SIC रिफाइनरी कंपनीज के डिटेल्स भी शेयर करते थे, जैसे कि कहाँ पर ऑयल शिप किया, कितना क्वांटिटी में शिप किया है, क्या कॉस्ट पर शिप किया है। आपको ऐसा लग रहा होगा साउथ इम्प्रूवमेंट कंपनी बनने से ओनली ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को ही बेनिफिट होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। साउथ इम्प्रूवमेंट कंपनी बनने से पहले रेल रोड कंपनीज को रेगुलर बेसिस पर बिजनेस नहीं मिलता था। किसी मंथ उसको बिजनेस मिलता था और किसी मंथ तो कुछ भी बिजनेस नहीं मिलता था। लेकिन साउथ इम्प्रूवमेंट कंपनी बनने के बाद सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी ने रेल रोड कंपनीज को एक रेगुलर वॉल्यूम को बिजनेस मंथली बेसिस पर प्रोवाइड करने का डील किया, जिसमें 45% बिजनेस ओनली पेंसिल्वेनिया रेल रोड को मिलता था, क्योंकि पेंसिल्वेनिया रेल रोड बिगेस्ट रेल रोड कंपनी थी, और बचे 55% में से 27.5% न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड को और 27.5% एरी रेल रोड को मिलता था। साउथ इम्प्रूवमेंट कंपनी कुछ मंथ तक ही सक्सेसफुली चल पाया। जब नॉन SIC वाले ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को मालूम पड़ा, तो वो लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। इसमें इन लोगों के साथ ऑयल एक्सट्रैक्शन वाले कंपनीज भी देने लगे। ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी SIC के मेंबर्स वाले सारे ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज को क्रूड ऑयल देना बंद कर दिए थे। पूरे वर्ल्ड की न्यूज़पेपर कंपनीज और कॉमन पीपल भी साउथ इम्प्रूवमेंट वाले कंपनी को क्रिटिसाइज करने लगे थे। ये सबको देखते हुए जॉन एंड स्कॉट ने सारे SIC के मेंबर्स को 25 मार्च 1872 को मीटिंग बुलाई और उसमें साउथ इम्प्रूवमेंट कंपनी को बंद करने का डिसीजन लिया गया। SIC बंद होने की वजह से जॉन की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को भी बाकी अदर कॉम्पिटिटर्स के जैसे ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेम कॉस्ट पे करना पड़ता था। जॉन एंड फ्लैगलर चाहते थे कि उनके कॉम्पिटिशन में कोई और कंपनी होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए ये लोगों ने क्लीवलैंड के सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। जो ऑयल कंपनी को एक्वायर करते थे, उनके ओनर्स को 2 ऑफर देते थे। पहले उनको बोलते तुम्हारे कंपनी का जितना भी वैल्यू है चाहिए तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैश ले लो, और अगर कैश नहीं लेना तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑयल में शेयर्स ले लो। मोस्ट ऑफ द ओनर स्टैंडर्ड ऑयल जैसे बड़ी कंपनी में शेयर्स मिलने की वजह से इजीली कन्विंस हो जाते थे, पर कुछ ऐसे ओनर्स भी थे जो अपना कंपनी नहीं बेच रहे थे। इस केस में जॉन सिंपली बोलते थे अगर तुम अपनी कंपनी हमें नहीं बेचोगे तो हम तुम्हारे कंपनी की ऐसी सिचुएशन कर देंगे तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। जॉन एंड फ्लैगलर की इस स्ट्रेटजी की वजह से स्टैंडर्ड ऑयल ने क्लीवलैंड के 26 ऑयल रिफाइनरी कंपनीज में से 22 ऑयल रिफाइनरी कंपनीज को एक्वायर कर लिए थे। इन एक्वायर की हुई कंपनीज में से जिस भी ऑयल कंपनी के ओनर्स के पास वैल्यूएबल स्किल और टैलेंट था, उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल के मैनेजमेंट में रख लेते थे, जिससे स्टैंडर्ड ऑयल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। स्टैंडर्ड ऑयल की इस एक्विजिशन को पॉपुलरली द क्लीवलैंड कॉन्क्वेस्ट और द क्लीवलैंड मैसर के नाम से जाना जाता है। इसी पीरियड में अमेरिका के अंदर पाइपलाइन सिस्टम नया नया आया हुआ था मार्केट में। जॉन ने जब पाइपलाइन सिस्टम को देखा तो जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल को ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन सिस्टम बिछाने का डिसाइड किया। 1874 में एक पाइपलाइन लेइंग वाली कंपनी बोस्टविक इन कंपनी की हेल्प से ईस्ट अमेरिका के अंदर पाइपलाइन ले करने लगे, लेकिन पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी के ओनर थॉमस स्कॉट नहीं चाहते थे कि स्टैंडर्ड ऑयल खुद का पाइपलाइन ले करे, क्योंकि इस टाइम तक स्टैंडर्ड ऑयल क्लीवलैंड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी थी जो रेल रोड कंपनीज को $1 मिलियन का बिजनेस प्रोवाइड करते थे। और अगर स्टैंडर्ड ऑयल सक्सेसफुली पूरे अमेरिका के अंदर पाइपलाइन ले कर दे तो रेल रोड कंपनी के हाथ से एक बड़ा कस्टमर चला जाता था। स्कॉट ने जॉन को मल्टीपल तरीके से रोकना चाहिए। इतने ने स्कॉट ने स्टैंडर्ड ऑयल के अगेंस्ट में खुद का पाइपलाइन सिस्टम ले करने लगे, प्लस वो स्टैंडर्ड ऑयल के अगेंस्ट खुद की रिफाइनरी कंपनी भी ओपन कर दिए थे। जॉन ने जब स्कॉट को उनके अगेंस्ट कंपनी ओपन करते हुए देखा तो जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल के केरोसिन का प्राइसेस कम कर दिया। स्टैंडर्ड ऑयल मार्केट में डोमिनेंट कंपनी थी, इस वजह से बाकी अदर रिफाइनरी कंपनीज को भी अपने केरोसिन का प्राइस कम करना पड़ा, इंक्लूडिंग स्कॉट की कंपनी। केरोसिन का प्राइसेस कम करने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम हो गया था। ऐसी सिचुएशन में एक नई कंपनी को सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। इतने नहीं, जॉन ने न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड, एरी रेल रोड को सारे कस्टमर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम करने को बोला। जॉन के इन रेल रोड कंपनी से अच्छे रिलेशन थे, प्लस स्टैंडर्ड ऑयल उनका एक बड़ा कस्टमर था, इसलिए रेल रोड कंपनीज मान गए और उन लोगों ने सारे कंपनीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर दिया। जब सारे रिफाइनरी कंपनीज को ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेंसिल्वेनिया रेल रोड से बेटर ऑफर मिलने लगा, तो ये रिफाइनरी कंपनी ने पेंसिल्वेनिया रेल रोड ऑयल ट्रांसपोर्ट करना बंद करने लगे। इस इंसिडेंट की वजह से पेंसिल्वेनिया रेल रोड को $1 मिलियन
का लॉस फेस करना पड़ा। इस सब से डील करने के लिए स्कॉट ने पेंसिल्वेनिया रेलरोड के हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज को फायर कर दिया और जो एम्प्लॉयज कंपनी में जॉब कर रहे थे उनका सैलरी 20% तक कम कर दिया। कुछ ऐसा ही अमेरिका की दूसरी रेलरोड कंपनी B&O रेलरोड ने भी किया था। उसने भी कुछ एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था और बचे हुए एम्प्लॉयज को सैलरी कम कर दिए थे। रेलरोड कंपनीज के इन स्टेप्स की वजह से रेलरोड कंपनीज के लेबर्स ने स्ट्राइक कर दिया। इस स्ट्राइक में डॉजेंस ऑफ पीपल मारे गए और इस स्ट्राइक का सबसे ज्यादा नुकसान पेंसिल्वेनिया रेलरोड को फेस करना पड़ा। पेंसिल्वेनिया रेलरोड के मल्टीपल बिल्डिंग्स को जला दिए गए, इनके 500 से ज्यादा फ्रेट कार्स को जला दिया गया, 100 से ज्यादा लोकोमोटिव कार को जला दिया गया। इस स्ट्राइक को अमेरिका को वन ऑफ द बिगेस्ट लेबर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्राइक और जॉन की स्ट्रेटेजीज की वजह से स्कॉट को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ा। ऐसे में स्कॉट के पास कोई ऑप्शन न होने की वजह से उन्हें अपनी पाइपलाइन और रिफाइनरी कंपनी मजबूरी में जॉन को बेचना पड़ा। जॉन के पार्टनर हेनरी फ्लेगर स्कॉट को रेल रोड बिजनेस से भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन जॉन के पास इससे भी बेटर आइडिया था। जॉन ने पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करने का प्लान पोस्टपोन करके रेलरोड कंपनीज को फिर से बिजनेस प्रोवाइड करने का डिसाइड किया। इस टाइम जॉन ने पेंसिल्वेनिया रेलरोड को गारंटीड 47% स्टैंडर्ड ऑयल के ऑयल ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस प्रोवाइड करने का डील किया। प्लस न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलरोड और एरी रेलरोड को भी 21% बिजनेस प्रोवाइड करने का डील किया और बचे हुए 11% ऑयल ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस B&O रेलरोड को प्रोवाइड करने का डील किया। इस डील के बदले में रेलरोड कंपनी ने स्टैंडर्ड ऑयल से ओनली $0.80 पर बैरल चार्ज करने का ही डिसाइड किया, लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल के अदर कॉम्पिटिटर्स को एक बैरल ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए $1.45 पर बैरल पे करना पड़ रहा था। और जॉन ने रेलरोड कंपनी से ये भी डील किया कि वो स्टैंडर्ड ऑयल के कॉम्पिटिटर्स के जितने भी ऑयल ट्रांसपोर्ट करेंगे उससे उनकी जो अर्निंग होगी उस अर्निंग का 20% स्टैंडर्ड ऑयल को एज अ रिबेट पे करेंगे। प्लस वो स्टैंडर्ड ऑयल को उनकी कॉम्पिटिटर्स का डेटा भी प्रोवाइड करेंगे, लाइक कहाँ उन्होंने ऑयल शिप करा है, क्या प्राइस पर करा है और कितना क्वांटिटी में किया है। कुछ ऐसा डील जॉन ने साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी के थ्रू पहले भी किया था, लेकिन उस टाइम पर साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी वाले सारे ऑयल रिफाइनरीज को ये एडवांटेज मिलता था, पर इस टाइम ये एडवांटेज ओनली स्टैंडर्ड ऑयल को ही मिलेगा। इस टाइम तक स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनर कंपनी बन गई थी, लेकिन जॉन एंड फ्लेगलर स्टैंडर्ड ऑयल को वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनर कंपनी बनाना चाहते थे। इसलिए जॉन एंड फ्लेगलर ने एक नेशनल वाइड एक्विजिशन का कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में पहले वो स्ट्रॉन्ग और बड़ी कंपनीज रहती थी उनको पहले एक्वायर कर लेते। जब बड़ी कंपनीज को एक्वायर कर लेते तो छोटी कंपनीज को एक्वायर करने में आसानी होती थी। जॉन जो भी कंपनीज को एक्वायर कर रहे थे उनके ओनर्स को क्लीवलैंड के एक्विजिशन के जैसे कैश और स्टैंडर्ड ऑयल के शेयर्स का ऑप्शन देते थे। इस स्ट्रेटेजी की वजह से जॉन ने न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और फिलाडेल्फिया के कुछ बड़े रिफाइनरीज कंपनीज को एक्वायर कर लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज भी थे जिसे जॉन एक्वायर तो करना चाहते थे, लेकिन वो कंपनीज को ओनर अपना कंपनी जॉन को नहीं बेच रहे थे। उनको कन्विंस करने के लिए जॉन स्टैंडर्ड ऑयल के बैलेंस शीट को दिखाते थे कि देखो स्टैंडर्ड ऑयल इंडस्ट्री में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और अगर तुम अपना कंपनी हमें नहीं बेचोगे तो तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्सी फेस करना पड़ सकता है। बैंकरप्सी के डर से वो ओनर्स भी अपना कंपनी जॉन को बेच दिया करते थे। इस नेशनल ऑयल एक्विजिशन कैंपेन के बाद 1879 में स्टैंडर्ड ऑयल ने अमेरिका का 90% ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस कंट्रोल करता था और पूरे वर्ल्ड का 70% केरोसिन अकेले स्टैंडर्ड ऑयल ही प्रोवाइड करता था। सेम ईयर 1879 में थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन के बाद धीरे धीरे लोग लालटेन की जगह इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब की डिमांड बढ़ रही थी वैसे वैसे केरोसिन की डिमांड कम हो रही थी। केरोसिन की डिमांड कम होने से स्टैंडर्ड ऑयल का रेवेन्यू भी कम होने लगा था। इस इन्वेंशन के 2 साल बाद भी पेंसिल्वेनिया रेलरोड जॉन से कम्पीट करने के बाद मार्केट में पहले जैसा डोमिनेंस नहीं मेंटेन कर पाई थी और पेंसिल्वेनिया रेलरोड के ओनर थॉमस स्कॉट भी जॉन से ऑयल इंडस्ट्री में हुई हार से वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 57 ईयर की एज में 21 मई 1888 को उनकी डेथ हो गई। थॉमस स्कॉट के डेथ का ब्लेम एंड्रयू कार्नेगी जॉन पर डालने लगे। एंड्रयू कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री के किंग थे। कार्नेगी जब यंग थे तो थॉमस स्कॉट उनके मेंटर हुआ करते थे। कार्नेगी के इस ब्लेम की वजह से किंग ऑफ स्टील इंडस्ट्री वर्सेस किंग ऑफ ऑयल इंडस्ट्री के बीच में राइवलरी चलने लगी, एक दूसरे से ज्यादा वेल्थियर बनने के लिए। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑयल ने अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स के सारे बड़े रिफाइनरी कंपनीज को एक्वायर तो कर लिया था, लेकिन अमेरिका के लॉज चैलेंज क्रिएट कर रहे थे इन कंपनीज को एक कंपनी के अंडर मैनेज करने के लिए। इन सारे कंपनीज को एक कंपनी के अंडर मैनेज करने के लिए जॉन के लॉयर सैमुअल डॉड ने जॉन को स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने का सजेशन दिया। जॉन ने वैसा ही किया। 2 जनवरी 1882 को स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट को एस्टैब्लिश किया। स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट में जॉन एंड फ्लेगलर को इंक्लूड करके टोटल 9 ट्रस्टीज थे। ये 9 ट्रस्टीज स्टैंडर्ड ऑयल और स्टैंडर्ड ऑयल द्वारा ओन की हुई कंपनीज के डिसीजन लेते थे। ये कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट करते थे वो ये 9 ट्रस्टीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वैसे तो जॉन इन ट्रस्टीज में से सबसे ज्यादा शेयर होल्डर
होल्ड करते थे, लेकिन जॉन कंपनी के लिए अकेले खुद से डिसीजन नहीं ले सकते थे। स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट बनने के कुछ मंथ्स के बाद ओहायो के लीमा में क्रूड ऑयल मिला, लेकिन उस क्रूड ऑयल में ज्यादा सल्फर होने के कारण उसमें से सड़े हुए अंडे के जैसा स्मेल आ रहा था। इस वजह से कोई भी रिफाइनर कंपनी उस ऑयल को नहीं खरीद रहा था। जब कोई भी रिफाइनर कंपनी उस ऑयल को नहीं खरीद रहा था, इस वजह से उस क्रूड ऑयल का कॉस्ट कम हो गया था। जॉन लीमा के क्रूड ऑयल को खरीदना चाहते थे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल के कुछ ट्रस्टी जॉन की इस बात से एग्री नहीं करते थे। जॉन ने उन ट्रस्टीज का बात न सुनते हुए रिस्क लेकर जितना ज्यादा क्वांटिटी में वो स्टोर कर सकते थे, उतना ज्यादा क्वांटिटी में लीमा का क्रूड ऑयल सस्ते दाम पर खरीद कर स्टोर करके रख लिए। जॉन के इस डिसीजन की वजह से 1888 में स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट ने 40 मिलियन बैरल्स लीमा का क्रूड ऑयल स्टोर करके रख लिए थे। इतना मैसिव क्वांटिटी में लीमा ऑयल खरीदने के बाद जॉन ने कुछ केमिस्ट और इंजीनियर्स को हायर किया इस ऑयल से सल्फर निकालने के लिए। ये केमिस्ट और इंजीनियर्स कई वीक्स तक काम करने के बाद लीमा के क्रूड ऑयल से सल्फर को एलिमिनेट करने का तरीका फाइंड आउट कर लिया। वो लोग कॉपर ऑक्साइड की हेल्प से सल्फर को एलिमिनेट कर रहे थे। इस प्रोसेस के बाद से लीमा का क्रूड ऑयल नॉर्मल क्रूड ऑयल के जैसे हो गया। इसके बाद से स्टैंडर्ड ऑयल ने इस ऑयल को रिफाइन करके केरोसिन बेचकर बहुत मोटा प्रॉफिट जनरेट किया और जॉन ने अपने लिए हुए डिसीजन को राइट प्रूव किया। लीमा ऑयल मिलने के टाइम पे दूसरे साइड ऑटोमोबाइल्स का इन्वेंशन हो चुका था, जो कि गैसोलीन यानी पेट्रोल के फ्यूल पर चलता था। गैसोलीन क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग का एक बाय प्रोडक्ट हुआ करता था। ऑटोमोबाइल्स आने से ऑयल रिफाइनर्स को एक नया तरीका मिल गया था ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का। स्टैंडर्ड ऑयल के लिए सब सही चल रहा था, लेकिन 1890 में अमेरिकन कांग्रेस ने शेरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट के नाम से एक लॉ पास किया। इस लॉ को मार्केट में फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए पास किया गया था। शेरमैन एंटी ट्रस्ट लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी के लिए अनफेयरली ट्रेड को कंट्रोल करना या इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट करना इलीगल था। इस लॉ के बनने के बाद से स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट अथॉरिटीज के नजरों में आ गए थे। इस टाइम तक जॉन ने बहुत सारा वेल्थ जनरेट कर लिया था। वो इस वेल्थ को फिलोसॉफी वर्क्स के लिए डोनेट करना चाहते थे, लेकिन जॉन के पास कोई आइडिया नहीं था कहाँ डोनेट करें। इसलिए जॉन ने एक चर्च के प्रीस्ट फ्रेडरिक टेलर गेट्स को 1889 में हायर किया। जॉन ने फ्रेडरिक से फिलोसॉफी वर्क्स में डोनेट करने के साथ साथ उनके वेल्थ को अदर थिंग्स में इन्वेस्ट करने का सजेशन भी लिया। फ्रेडरिक ने जॉन को अमेरिका के मिनेसोटा का मेसाबी आयरन रेंज खरीदने के लिए एडवाइस किया। जॉन फ्रेडरिक के सजेशन पर वर्क करते हुए मिनेसोटा का मेसाबी आयरन रेंज खरीद लिया। मेसाबी आयरन रेंज में हाई क्वालिटी के आयरन ओर्स मिलते थे। ये आयरन ओर्स स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता था। एक तरफ जहां जॉन अपने वेल्थ को दूसरे थिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी साइड स्टैंडर्ड ऑयल अपनी एंड कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचने का प्लान बना रहे थे। स्टैंडर्ड ऑयल का जो केरोसिन था, पहले वो स्टैंडर्ड ऑयल से होलसेलर के पास जाता था, फिर उसके बाद रिटेल शॉप ओनर्स होलसेलर से खरीद कर लाते थे। स्टैंडर्ड ऑयल डायरेक्टली रिटेल शॉप ओनर को डिलीवर करना चाहता था, इसलिए वो लोग केरोसिन को स्मॉल क्वांटिटी जैसे कि 5 लीटर्स 10 लीटर्स के डब्बे में पैक करके डायरेक्टली रिटेल शॉप ओनर्स को बेचने लगे। इससे वो मिडलमैन को हटा दिए। मिडलमैन को हटाने से जो भी मनी बचता उससे स्टैंडर्ड ऑयल के केरोसिन का प्राइस कम कर देते थे। वैसे स्टैंडर्ड ऑयल का ये स्ट्रेटेजी तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन कुछ प्लेसेस पर इस एग्रेसिव अप्रोच की वजह से स्टैंडर्ड ऑयल को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। जॉन के मेसाबी रेंज खरीदने के बाद से एंड्रयू कार्नेगी को लगने लगा था कि जॉन स्टील इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं। जॉन एंड कार्नेगी का राइवलरी अभी तक एक दूसरे से वेल्थियर बनने तक ही था, लेकिन जॉन के मेसाबी आयरन रेंज खरीदने की वजह से जॉन एंड कार्नेगी के बीच में एक नया बैटल स्टार्ट हो गया स्टील इंडस्ट्री के अंदर। जॉन ने मेसाबी आयरन रेंज को ऑपरेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने बेटे जॉन डी रॉकेफेलर जूनियर एंड फ्रेडरिक को दे दिया और इन लोगों को आयरन माइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करने को बोला। जॉन जूनियर और फ्रेडरिक ने आयरन ओर का माइनिंग स्टार्ट कर दिया और इस आयरन ओर को कार्नेगी के कॉम्पिटिटर्स को हाई क्वालिटी आयरन ओर सस्ते दाम पर बेचने लगे। जॉन जब आयरन ओर बेचने लगे तो स्टील इंडस्ट्री में एक रूमर फैलने लगा कि जॉन एक ह्यूज स्टील मिल ओपन करने वाले हैं। हालांकि जॉन ऐसा कुछ भी नहीं प्लान कर रहे थे, लेकिन जॉन ने इस रूमर को और फैलने दिया। वैसे कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री के किंग तो थे, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस में कुछ बड़े मिस्टेक्स कर दिए थे। दरअसल कार्नेगी जो आयरन ओर लेते थे वो जॉन के आयरन ओर के कंपेरिजन में चीप क्वालिटी का था और उसका कॉस्ट भी ज्यादा हुआ करता था। कार्नेगी ने एज्यूम किया था कि आयरन ओर हमेशा चीप क्वालिटी पे आसानी से मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने आयरन ओर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ था। कार्नेगी के पास जो भी आयरन ओर बचे हुए थे वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले थे। ऐसे सिचुएशन में कार्नेगी अगर अपने पुराने सप्लायर से आयरन ओर लेते तो उनको ज्यादा कॉस्टली पड़ता और आयरन ओर चीप क्वालिटी का भी होता। कार्नेगी को अपना बिजनेस बचाने के लिए मजबूरी में जॉन जूनियर और फ्रेडरिक के साथ एक मीटिंग किया और इस मीटिंग में दोनों पार्टीज ने एक डील साइन किया, जिसके अकॉर्डिंग कार्नेगी हर साल जॉन के माइन से मिनिमम 6 लाख टन आयरन ओर खरीदेंगे और ये 6 लाख टन आयरन ओर जॉन के रेल रोड से ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ साथ कार्नेगी ने यह भी एग्री किया था कि वो कभी भी मेसाबी रेंज के पास लैंड नहीं खरीदेंगे।
इसके बदले में जॉन जूनियर ने ये एग्री किया था कि वो कभी भी स्टील मिल नहीं ओपन करेंगे। इस डील की वजह से दोनों राइवल्स अब पार्टनर बन चुके थे। इस पार्टनरशिप की वजह से कार्नेगी की स्टील कंपनी की वैल्यूएशन और जॉन की मेसाबी रेंज की वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इनके कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे थे। इन दोनों कंपनीज का मार्केट में बूम देखते हुए अमेरिका के एक बड़े फाइनेंसर एंड बैंकर जेपी मॉर्गन ने सोचा अगर ये दोनों कंपनीज को एक साथ मर्ज कर देंगे तो स्टील इंडस्ट्री में एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसलिए मॉर्गन ने पहले कार्नेगी की स्टील कंपनी को खरीदा, उसके बाद कुछ अमेरिका के बड़े स्टील कंपनीज को खरीदा, जैसे कि फेडरल स्टील कंपनी, नेशनल स्टील कंपनी, अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी, अमेरिकन टिन प्लेट कंपनी एंड अमेरिकन स्टील हुप कंपनी। मॉर्गन ने इन सारे कंपनीज को खरीदने के बाद सारे कंपनीज को एक कंपनी के अंडर मर्ज कर दिए और उस कंपनी का नाम रखा यूएस स्टील कॉर्पोरेशन। इसके बाद मॉर्गन ने जॉन को अप्रोच किया उनके मेसाबी रेंज को खरीदने के लिए, लेकिन जॉन ने मेसाबी रेंज के लिए जॉन जूनियर से डील करने के बोला। जब मॉर्गन डील करने के लिए जॉन जूनियर के पास गए तो जॉन जूनियर ने बोला मैं यहाँ सेल करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते तो आप बताइए आप कितना पे करेंगे। मॉर्गन ने $80 मिलियन का यूएस स्टील कॉर्पोरेशन में स्टॉक देने को बोला। कुछ मिनट्स तक नेगोशिएशन के बाद $88.5 मिलियन का यूएस स्टील कॉर्पोरेशन में स्टॉक देने का डील हुआ। मॉर्गन के मेसाबी रेंज को खरीदने के बाद जब इसको भी यूएस स्टील कॉर्पोरेशन में मर्ज किया तो यूएस स्टील का वैल्यू $1.4 बिलियन हो गया, जिस वजह से यूएस स्टील कॉर्पोरेशन वर्ल्ड की फर्स्ट $1 बिलियन कंपनी बन गई। जॉन के 50s में डिप्रेशन के कारण एलोपेशिया नाम की एक बीमारी हो गई थी। एलोपेशिया होने से बॉडी के सारे हेयर्स का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उनके भी बॉडी का सारे हेयर्स लॉस हो गया था। हेयर्स ना होने की वजह से वो सिर पर टोपीज पहनने स्टार्ट कर दिए थे। 1897 में जॉन ने स्टैंडर्ड ऑयल से रिटायरमेंट लेकर अपना रेस्ट ऑफ लाइफ अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने लगे, लेकिन वो अभी भी स्टैंडर्ड ऑयल में सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करते थे। उनकी रिटायरमेंट लाइफ पीसफुल चल रही थी, लेकिन 1904 में एडा टेरेबिल नाम की एक जर्नलिस्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल के ऊपर एक बुक लॉन्च किया, द हिस्ट्री ऑफ द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के नाम से। इस बुक में टेरेबिल ने स्टैंडर्ड ऑयल के एग्रेसिव बिजनेस प्रैक्टिसेस को मेंशन किया हुआ था, कैसे स्टैंडर्ड ऑयल ने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से ऑयल इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर दिया था। स्टैंडर्ड ऑयल का रेल रोड कंपनी से सीक्रेट डील्स करने के बारे में भी लिखा हुआ था। स्टैंडर्ड ऑयल के रूथलेस बिजनेस टैक्टिक्स के बारे में भी लिखा हुआ था। ये सब बातें टेरेबिल को इसलिए पता हुआ था क्योंकि टेरेबिल का ऑयल इंडस्ट्री से पर्सनल कनेक्शन था। टेरेबिल एक ऑयल रिफाइनर कंपनी के ओनर की डॉटर थी, लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल के रूथलेस बिजनेस टैक्टिक्स की वजह से टेरेबिल के फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से टेरेबिल के फादर के बिजनेस पार्टनर ने सुसाइड कमिट कर लिया था। उसी दिन टेरेबिल ने स्टैंडर्ड ऑयल को एक्सपोज करने का डिसाइड कर लिया था। टेरेबिल के इस बुक को जब लोगों ने पढ़ा तो लोग जॉन पर एंग्री होने लगे और जॉन को उनके रूथलेस बिजनेस टैक्टिक्स के लिए पनिश करने की डिमांड करने लगे। उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट का फर्स्ट टर्म एंड होने वाला था, सेकेंड टर्म के लिए कैंपेन चल रहा था। ऐसे में पब्लिक सेंटिमेंट्स पाने के लिए वो भी पब्लिक के साथ हो गए और कमिट करने लगे सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनने के बाद स्टैंडर्ड ऑयल और जॉन को जरूर पनिश करेंगे। 1906 में अमेरिकन ब्यूरो ऑफ कॉर्पोरेशन ने स्टैंडर्ड ऑयल पर इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट में स्टैंडर्ड ऑयल के एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर एंड अनफेयर बिजनेस टैक्टिक्स को डिटेल में मेंशन किया था, जिससे स्टैंडर्ड ऑयल ने ऑयल इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट किया हुआ था। ब्यूरो ऑफ कॉर्पोरेशन की इस रिपोर्ट के बेस पर जस्टिस डिपार्टमेंट ने 1906 में स्टैंडर्ड ऑयल के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया शेयरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट के अंदर। करीब 5 साल के बाद 1911 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट की कंपनीज को 34 कंपनीज में सेपरेट करने का ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की वजह से स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट के कंपनीज 34 कंपनीज में सेपरेट करना पड़ा। इनमें से कुछ कंपनी आज भी पॉपुलरली बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि एक्सॉन मोबिल, कोनोको फिलिप्स एंड चेवरॉन। स्टैंडर्ड ऑयल ट्रस्ट के कंपनीज सेपरेट होने की वजह से जॉन को कुछ भी लॉस नहीं हुआ, बल्कि कंपनी सेपरेट होने की वजह से जॉन को बेनिफिट ही हुआ। जॉन स्टैंडर्ड ऑयल के साथ साथ ये सारे सेपरेट हुए कंपनीज में भी शेयर होल्ड करते थे, प्लस वो एक रेल रोड कंपनी भी ओन करते थे और जेपी मॉर्गन की कंपनी यूएस स्टील कॉर्पोरेशन में शेयर होल्ड करते थे। इन सारे एसेट के वैल्यू को एक साथ मिलाने के बाद 1916 में जॉन डी रॉकेफेलर वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनियर बन गए।
बिलियनियर बनने के बाद जॉन ने फ्रेडरिक और जॉन जूनियर की हेल्प से फिलैंथ्रोपी के वर्क पर फोकस करने लगे। जॉन ने वैसे तो मल्टीपल थिंग्स के लिए डोनेट किया हुआ था, लेकिन मेनली एजुकेशन एंड मेडिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा डोनेट किया हुआ था। अमेरिकन पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जॉन के डोनेशन पर ही बिल्ड हुआ था। इस यूनिवर्सिटी के लिए जॉन ने उस टाइम पर $80 मिलियन का डोनेशन किया हुआ था। जॉन के डोनेशन से पहले ये ओनली एक छोटा सा कॉलेज हुआ करता था। 1902 में जॉन ने अमेरिका के अंदर जनरल एजुकेशन बोर्ड क्रिएट किया हुआ था, जो अमेरिका के अंदर एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव करने का काम करता था, स्पेशली अमेरिका के रूरल एरियाज के अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। 1913 में जॉन ने $182 मिलियन का डोनेशन से रॉकेफेलर फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया था। रॉकेफेलर फाउंडेशन पब्लिक हेल्थ जैसे फैक्टर्स पर फोकस करता था। मेडिकल रिसर्च के लिए जॉन ने रॉकेफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च भी ओपन किया हुआ था। ये ओनली जॉन के कुछ फिलैंथ्रोपी वर्क हैं। उनके फिलैंथ्रोपी वर्क की लिस्ट बहुत बड़ी है। जॉन ने अपने वेल्थ का आधा से ज्यादा हिस्सा $540 मिलियन ओनली फिलैंथ्रोपी वर्क के लिए ही डोनेट किया था। जॉन ने फ्लोरिडा में एक बड़ा सा घर खरीदा हुआ था। उन्होंने अपना बचा हुआ लाइफ अपने फैमिली के साथ फ्लोरिडा के घर में स्पेंड करने लगे थे। वैसे जॉन के चाइल्डहुड का एक एम्बिशन था, वो अपने पूरे लाइफ में $1 लाख अर्न करना चाहते थे और 100 ईयर्स तक जीना चाहते थे। वो अपने लाइफ में $1 लाख से कई गुना ज्यादा मनी अर्न कर चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका 100 ईयर्स तक जीने का एम्बिशन कंप्लीट नहीं हुआ। 23 मार्च 1937 को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से 97 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। आज के टाइम पर भी कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं उनके रूथलेस बिजनेस टैक्टिक्स की वजह से, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं। उनके इंस्पिरेशनल पुअर फार्मर फैमिली में पैदा होके वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर बनने की जर्नी के लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन अमेरिका के अंदर एजुकेशन एंड मेडिकल फील्ड में किए हुए उनके कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं भूल सकता।